अगर आपने आज से 15 साल पहले 10 रुपए केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किए होते तो वो आज कई हज़ारों में होते। जी हाँ, इंडिया का केमिकल सेक्टर कंसिस्टेंटली 20 से 25% की कैगर से ग्रो होता है। बट विद अ डाउनसाइड, जब ये सेक्टर नीचे गिरता है तो काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेटेड रहता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, हम सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपने आज से 15 साल पहले 10 रुपए केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 3,500 रुपये बन चुके होते विद अ कैगर ऑफ 20 से 25%। ये 20 से 25% एक एवरेज है, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं बहुत टाइम तक कुछ ग्रोथ नहीं थी और यहाँ एक पोटेंशियल ग्रोथ है। तो ऑन एन एवरेज एक कैगर देखिए तो 20 से 25 के कैगर से ग्रो हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इन केमिकल सेक्टर। तो सबसे पहले आता है हमारा कमोडिटी केमिकल। इसे आप चाहो तो बल्क केमिकल भी बोल सकते हैं। अब इसे बल्क केमिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं विथ लेस मार्जिन्स। अब हम बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल की। स्पेशलिटी केमिकल, ये नीश केमिकल्स भी बोलते हैं इन्हें, और ये हाई मार्जिन्स में ऑपरेट करते हैं विथ लेस वॉल्यूम। अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल का एग्जांपल बताऊं तो जैसे पिडिलाइट है, पिडिलाइट आपके फेविकॉल्स बनाती है। तो फेविकॉल्स के अंदर जो केमिकल यूज़ होता है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आता है। उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं और वॉल्यूम कम होता है। फिर अब बात करते हैं एग्रोकेमिकल के बारे में। ये नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल जो एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए होते हैं, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस सेगमेंट को वो है मॉनसून, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि मैं स्पेसिफिकली एग्रोकेमिकल्स से दूर क्यों रहता हूँ। अब बात आती है केमिकल इंटरमीडिएरीज की। इसका मतलब क्या होता है केमिकल इंटरमीडिएरीज? इसका मैं बताता हूँ। जैसे आप शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, तो ये ना ही रॉ प्रोडक्ट है और ये ना ही फाइनल प्रोडक्ट है। ये एज एन इंटरमीडिएरी यूज होते हैं बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो इसे हम इसलिए इंटरमीडिएरीज बोलते हैं। इनका वॉल्यूम स्पेशलिटी केमिकल से हाई है बट कमोडिटी केमिकल से लो है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ केमिकल सेक्टर। तो ये साइक्लिकल इन नेचर है, 3 से 5 साल में ये रिवॉल्व करता है। इसके 4 फेजेस हैं। हम हर फेज को एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो पहले हम 4 फेजेस देखते हैं क्या है। पहला आता है बियर, फिर आता है थ्रू, फिर आता है रिकवरी, फिर आता है बुल। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं हर एक फेज को। तो हम स्टार्ट करते हैं बुल से। हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे। अब मान लीजिए पार्ले-जी है। पार्ले-जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बट सिंस फैक्ट्रीज लिमिटेड है तो मार्जिन्स में खेल रही है कंपनी। कंपनी वॉल्यूम में नहीं खेल सकती, फैक्ट्रीज लिमिटेड है, इसलिए मार्जिन्स में खेल रही है। बट कंपनी ने केपेक्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, और सिंस केपेक्स को काम करने में 3 से 5 साल लेता है इन केमिकल सेक्टर, तो हम 3 से 5 साल का एक वेटिंग पीरियड लेंगे। टिल दैट टाइम कंपनी स्लोली एंड स्टेडली ग्रोथ बनाएगी। और फिर जब कंपनी का केपेक्स वर्कआउट हो जाएगा, जब कंपनी का इक्विलिब्रियम डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाएगा, फिर हमें क्रैश, यहाँ जैसे आपने चार्ट में यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप इन्हें इनका हर बार कोई एक अलग रीजन से आते हैं, बट आप खुद देख सकते हैं कैसे साइक्लिकल इन नेचर है। एक स्टेडी ग्रोथ आती है, फिर हम एक डाउन साइड देखते हैं, फिर वापस रिकवरी होती है, फिर वापस से बेरिश। तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने केपेक्स करा, अब उनका इक्विलिब्रियम आ गया। फिर सिंस इक्विलिब्रियम आ गया, मार्जिन्स गिरेंगे, और मार्जिन्स गिरेंगे तो बेयर फेज आ गया। फिर बेयर से कंपनी धीरे धीरे रिकवर करेगी, थ्रू करेगी। तो दोनों मोर और लेस ये दोनों सेशंस एक ही हैं। फिर कंपनी के वापस से डिमांड बढ़ेगी बाय द टाइम, फिर कंपनी वापस बुलिश फेज में आएगी। अब अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, ये इंडिया और ग्लोबल दोनों के कंपैरिजन चार्ट है। ब्लू लाइन में आप इंडिया का कंपैरिजन देख सकते हैं विथ ग्लोबल। तो अब दोनों का अगर एनालिसिस देखेंगे, ये मैं आप यहाँ से
मार्किंग्स हटाता हूँ, तो अब देख रहे हैं कि इंडिया मोर और लेस ग्लोबल सेक्टर को रेप्लिकेट कर रही है। यहाँ हमने ग्रोथ फेज देखा, यहाँ हमने डाउन फेज देखा, फिर यहाँ वापस से ग्रोथ फेज देखा, फिर यहाँ हमने वापस से डाउन फेज देखा, यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज देखा, फिर यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल डाउन फेज देखा। अब यहाँ की जो ग्रोथ है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आने वाले और 2 साल चले, फिर हम एक और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की अगर हम बात करते हैं, नेचर और साइकिल जो हमने पिछली स्लाइड में बताया मोर और लेस सेम है। ये सिर्फ इंडिया का ग्राफ है लास्ट 25 ईयर्स की कैसे ग्रो हुआ, फिर एक डाउन साइड देखा, फिर वापस ग्रो हुआ, फिर एक डाउन साइड देखा, वापस ग्रो हुआ है। और बाय द टाइम आने वाले 2 सालों में हम एक हल्का सा डाउन साइड देख सकते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके, ये मैंने एक्सेल शीट में साइज हर साल के कितना बड़ा है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये रिपीटेटिव इन नेचर है कि राइज थ्रू, फिर केपेक्स का फेज आया, फिर एक टेम्परेरी डिप देखा, फिर हमने वापस केपेक्स का फेज देखा, फिर एक थ्रू, फिर रीबाउंड। मोर और लेस केमिकल सेक्टर इन्हीं 4 स्टेजेस में चलता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन केमिकल सेक्टर। तो सबसे पहले नाम आता है चाइना। अब चाइना क्यों नाम आता है? क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन केमिकल्स। अब फॉर एन एग्जांपल, ये अब जितनी भी आर्टिकल्स देख रहे हैं ये मैंने आर्टिकल्स उनके लगाए हैं कि जब जब चाइना ने डिप इन प्रोडक्शन दिखाया है फॉर देयर केमिकल्स, ग्लोबली हमने एक मार्जिन फटते हुए देखा है कि जब जब चाइना ने अपना प्रोडक्शन कम करा है ग्लोबल लेवल में इनके मार्जिन्स, केमिकल सेक्टर के मार्जिन्स बढ़े हैं। जैसे ये अगर आप आर्टिकल देखें 2015 में चाइना के एक केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ था, तो ऑल अक्रॉस चाइना सारे केमिकल फैक्ट्रीज बंद हो गए थे विद इन अ डे। तो उसका रीज़न प्रोडक्शन कम हुई, और प्रोडक्शन कम हुई ग्लोबल लेवल में हमने मार्जिन्स फटते हुए देखे। तो चाइना का फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में बात करने से पहले मैं आपको 2 नए फेज बताने वाला हूँ। एक है अपस्ट्रीम, अब फिर एक आता है डाउनस्ट्रीम। अब बहुत लोग पूछेंगे अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो जब कोई एक कंपनी रॉ मटेरियल जैसे ज़मीन से कोल एक्सट्रैक्ट करना, तो ये फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है मिनरल्स, तो इसको हम अपस्ट्रीम में काउंट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, इनका एग्जांपल होगा कोल इंडिया। अब जब कोई कंपनी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मैंने एडेसिव्स का नाम लिया था पिडिलाइट, तो वो एज अ डाउनस्ट्रीम कंपनी, वो ले लीजिए या दीपक नाइट्राइट ले लीजिए, वो डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आज तक मैंने जब जब नोटिस करा है ऐसा ही हुआ है कि क्रूड ऑयल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल सेक्टर के। जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, केमिकल सेक्टर के प्राइसेस गिरे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी न्यूज़ में कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए, तो आप एक अच्छी कलेक्शन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं फिर किसी नई वीडियो में बताऊंगा, सिंस ये वीडियो अभी बहुत लंबी हो गई है और अब वहीं हमें और भी चीज़ें कवर करनी है। अब हम बात करते हैं मॉनसून की। तो एक डेटा मैंने देखा कि जब भी 5% से ज़्यादा का मॉनसून हुआ है तो उसे एज अ सरप्लस काउंट करते हैं, और मार्जिन्स में भी हम एक ग्रोथ देखते हैं। 18 से 22% की ग्रोथ हमें मार्जिन्स में दिखती है। फिर अगर हम -5 से +5% के आसपास की रेनफॉल देखते हैं तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और उनके मार्जिन्स 14 से 16 के आसपास रहते हैं। डेफिसिट हम किसे कंसिडर करते हैं? जब रेनफॉल -10% होती है, और तब मार्जिन्स अपने ऑल टाइम लो 8 से 11 के आसपास रहते हैं। तो मॉनसून एक काफ़ी अच्छा फैक्टर रहा है कि केमिकल सेक्टर चूज़ करने में, केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आते हैं एक्सपोर्ट एंड ड्यूटीज़। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब जब सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई हैं, टैरिफ्स सरकार में लगे हैं, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं
आप कोई एक अच्छा केमिकल स्टॉक चूज़ कैसे करें, या आप जब चूज़ करें तो आपके पास क्या-क्या एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें टिक हो रही हैं मेरे बॉक्स में, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले आता है एबिटा एंड ग्रॉस मार्जिन। ये मैंने एक मोटा-मोटा एक्सेल शीट यहाँ बना दी है कि इसी रेंज के अंदर हो तो आपके चेकलिस्ट में आएगी, वरना आपको नहीं बिकना। तो अब हम बात करते हैं कमोडिटी और स्पेशलिटी की ही बात करेंगे, क्योंकि एग्रोकेमिकल आने वाले 1-2 स्लाइडों में बताऊंगा कि एग्रोकेमिकल से मैं दूर क्यों रहता हूँ। और इंटरमीडिएरीज बहुत ही नीश है और उसमें स्पेसिफिक वो न्यूज़ के बलबूते चलता है, उसमें स्पेसिफिक डाल के आप नहीं कमा सकते। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मेनली हम बात करेंगे कमोडिटी प्लेयर्स एंड स्पेशलिटी प्लेयर्स की। तो अगर हम कमोडिटी प्लेयर्स की बात करें तो क्रॉस मार्जिन्स 25 से 35 के आसपास रहनी चाहिए। वहीं स्पेशलिटी में इसका दुगना 45 से 55 के आसपास रहनी चाहिए ग्रॉस मार्जिन। एबिटा अगर हम देखें तो कमोडिटी प्लेयर्स का 14 to 18% के बीच रहना चाहिए, वहीं स्पेशलिटी प्लेयर्स का 20 से 25 के आसपास। आप सोचेंगे कि डिफरेंस इतना, ये 2 गुना डिफरेंस क्यों है? ये 2 गुना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कमोडिटी बल्क में डील करते हैं तो वहाँ मार्जिन्स कम रहते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। और स्पेशलिटी मार्जिन्स में डील करते हैं तो वहाँ वॉल्यूम में वो हमेशा कम रहते हैं। अब बात आती है केपेक्स की। अब हम केमिकल सेक्टर में हैं, ये इवॉल्विंग सेक्टर है और ये बहुत ज़ोरों से इवॉल्व होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया इवॉल्व होता है इस सेक्टर में। तो एक कंपनी को, जैसे कमोडिटी की बात करें, एक कमोडिटी टाइप ऑफ केमिकल कंपनी को अपना रेवेन्यू का 3 से 5% केपेक्स में डालना चाहिए। वहीं स्पेशलिटी की अगर हम बात करें, स्पेशलिटी को उसका दुगना 6 से 10% तक का केपेक्स में इन्वेस्ट रखना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केमिकल सेक्टर और एआई, आप एक तरीके से खुद सोचिए, टीसीएस आज भी इतना पीछे क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहा। अग्रीइंग विथ ऑल योर फैक्ट्स, टीसीएस बहुत बड़ा है, बट वो अगर चेंज नहीं करा तो वो इस रेस में बहुत पीछे हो जाएगा, भले ही वो कितनी बड़ी हो। अब हम बात करते हैं आर-एन-डी की। आर-एन-डी को भी हम केपेक्स में गिन सकते हैं। जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं, तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में कंपनी अपने आर-एन-डी का एक्सपेंडिचर नहीं बताती हैं, बट एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपने आर-एन-डी का रिपोर्ट बताती है। तो हमें मेजरली ट्राई करना है कि कोई भी हम केमिकल सेक्टर ले रहे हैं तो 3 से 5% एटलीस्ट कंपनी आर-एन-डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर रही हो। कैश कन्वर्जन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे आपको पता लगेगा कि मैं एग्रोकेमिकल से दूर क्यों रहता हूँ। अब कैश कन्वर्जन होता क्या है? कैश कन्वर्जन मतलब मान लीजिए आपके पास आपने कोई दुकान खोली है। अब हर टाइम धंधा कैश में नहीं होता है, तो आपने क्रेडिट में दिया किसी को सामान, वो क्रेडिट कब तक आपके पास इन हैंड कैश कब तक आएगा? वो दिन को हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं कि कब तक हमारा जो कैश है वो कन्वर्ट होके हमारे पास आएगा। तो कमोडिटीज में ये नंबर है 40 से 60 दिन के आसपास कैश कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक ठीक है, डिसेंट नंबर है। फिर आते हैं स्पेशलिटी की, अगर हम बात करें तो 70 से 100 के बीच कैश कन्वर्ट हो जाता है। ये दिन है, फॉर योर रेफरेंस, 40 डेज टू 60 डेज के बीच कमोडिटी का कन्वर्जन हो जाता है। स्पेशलिटी में भी 70 टू 100 डेज के बीच कन्वर्जन हो जाता है। अब एग्रोकेमिकल में इतना टाइम क्यों लगता है? अब आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई किसान है, उसने आज फसल बोई है, वो बोलता है उसको 6 से 8 महीनों बाद उस फसल की कीमत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मानिए उसने आज आलू बोया है, वो आलू उगाएगा कम से कम 4 महीने, फिर मार्केट में जाएंगे 5 महीने, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा 7 महीने, 8 महीने। तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में यही मेन इशू है कि मूव बहुत स्लो करता है। अगर मूव भी इसने फास्ट करा तो लूप में, जो कैश कन्वर्जन का लूप है, वहाँ पे ये हमेशा स्लो हो जाता है और ये स्टक रहता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ वहाँ वो लूप में हो जाए, या उसका कैश कन्वर्जन साइकिल इतना
इतना मैसिव। तो हमेशा ट्राई करना कि आप कमोडिटीज़ में जब भी कुछ देखें तो 40 to 60 के बीच, और स्पेशलिटी में देखें तो 70 से 100 के बीच। अब हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको कैश कन्वर्जन, R&D, केपेक्स, एबिटा ये सब बताया, तो सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, आपको प्लेज भी देखना है, प्रमोटर होल्डिंग भी देखनी है, ऑन एंड ऑन नेट रेवेन्यू कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, ये सब देखना है। ये अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम हर स्टॉक के बारे में ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। हमने ये वीडियो स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री को समझने के लिए बनाई है, तो इसलिए हम इन डेप्थ नहीं गए कि आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करने में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कवर करते हैं। तो एग्जांपल्स बताता हूँ फॉर योर रेफरेंस, कि आप इनको पढ़ के आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे स्टॉक्स आपको पिक करने हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो शारदा क्रॉप केम में हमने बनाई थी, यूरो 700, ये अगर आप screener.com में जाएंगे आपको ज्योति रेजिन्स लिखना पड़ेगा, उसी नाम से उनका स्टॉक पेज है। फिर आता है वेंट, तो आप इनकी वीडियो देखिए अगर आप चाहे तो। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा, मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। एंड थैंक यू।